टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आपको नेट गेट क्वालिफाइड फैकल्टी टीच करती है शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जो कि टेक्निक्स आपकी बुक्स में नहीं होती लिखी हुई, जनरली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि आपको बीएससी में और एमएससी में पढ़ाई जाती है। उसकी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट आपको सीखना होगा। अब से पहले आपने जेड की स्टडी की होगी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। अब इसको एक सिमिलर वे में समझते हैं कि जैसे आपने वाई इक्वल टू एफ एक्स की स्टडी करी थी पहले, तो यहाँ पे एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इंडिपेंडेंट का मतलब आप एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशन जो सेटिस्फाई होता है, जो कंडीशन हमें दी हुई होती है, जैसे y इक्वल टू एक्स हमें दिया है इस तरीके से फंक्शन की फॉर्मेट में, या y इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जो स्टडी करते हैं x और y, x हमारा क्या होता है इनपुट और y हमारा होता है आउटपुट। तो इसी के सिमिलर वे में जब हमने z बराबर एक्स प्लस आयटा वाई, लेफ्ट में देखिए, जो हमने z बराबर एक्स प्लस आयटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट को P को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई है। अब यहाँ पे दो चीजें आपके पास होती हैं, एक तो यहाँ पे r मॉडुलस होता है और ये थीटा हमारे पास एंगल होता है। तो दो चीजें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करी थी, दो चीज हमने इसमें समझी थी। एक तो हम काम करते हैं कि इस पे मॉडुलस पे, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, इस तरीके से लिखा जाता है। और जो आप आर्गुमेंट की स्टडी करते हैं, ये जो लाइन आपकी है ओपी, जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, जो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है थीटा, ये आपका क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। अगर थीटा की वैल्यू हमारी माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, तो जो थीटा की वैल्यू है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जनरली हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको क्या सीखना है इसमें, जिस तरीके से आपने x को y से कनेक्ट किया था, इसी तरीके से हम एक फंक्शन बनाते हैं w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। यहां से आपका बीएससी का जो पार्ट है समझने का वो स्टार्ट हो गया है, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब देखिए, इसमें यहां पे आप क्या करेंगे, जैसे मैं w को लिख देता हूं w इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, जब हम z को x प्लस आयटा वाई रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां से w इक्वल टू आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का आयटा 2xy। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये 2xy, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं u प्लस आयटा v। तो w भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और w किसका फंक्शन है, w z का फंक्शन है। यहाँ पे z हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और w हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जिस तरीके से 2D में हमने स्टडी करी थी। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए आप टॉप में, जहां हमने y इक्वल टू एक्स लिखा था, दो एग्जाम्पल आपको बताए थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप रियल लाइन की स्टडी करते हैं, रियल लाइन बनाते हैं, 10th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर भी सिखाया जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि x जो है हमारे पास वो यहाँ पे काउंट होता है। रियल लाइन पे हम x को लिख सकते हैं। अब एक लाइन और मैं बनाता हूं, जो कि आपके लिए y का काम करेगी। मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक रियल लाइन बनाई, जहां मैंने एक रियल लाइन बनाई है, और y की जो वैल्यूज हमें ऑब्टेंड हो रही है x की वैल्यू को रख के, वो भी मैंने एक रियल लाइन अलग से बनाई। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि 0 है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 की वैल्यू 0 आएगी। अब मैंने 1 रखा तो 1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। लेकिन जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी अंडर रूट 2, 1.414। तो इस तरीके से क्या हुआ, दो रियल लाइन के बीच में हमने क्या करा, एक मैपिंग डिफाइन कर ली है। लेकिन मैथमेटिशियन ने क्या किया, रेन डेस्कार्टेस ने क्या किया कि यहाँ पे
एक्स एक्सिस और जो दो रियल लाइन थी, ये तो हमारे पास रियल लाइन थी पहले वाली जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और हमने क्या किया कि जो y की वैल्यू 60 थी उसके लिए हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई जिनके बीच में हमने एंगल कितना रखा, 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पे तो x को रख लिया और यहाँ पे y की वैल्यूज को पुट करना शुरू किया। तो जो y इक्वल टू रूट एक्स का अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ये वैल्यू रखते जाएंगे x की ये वैल्यू आप रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो y हमारे पास y वाली लाइन थी वो हमने x के परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर ली। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा जो रिलेशन है, जो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, उसको हमने एक ही ग्राफ के अंदर, हम ये क्या चाहते हैं कि x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों एक ही फिगर में हमें दिखाई दे। जो हमने स्टडी यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, मैंने इसको दोबारा अंडरलाइन भी कर दिया है, आप इसको देख लीजिए कि बेसिकली जब मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई तो यहाँ पे इस तरीके से x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज को ऑब्टेन किया जाता था। लेकिन बाद में कोशिश की गई कि हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं और ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, y एक्सिस को, इस y वाली लाइन को x एक्सिस के परपेंडिकुलर रख लिया। ये काम किया था रेन डेस्कार्टेस ने, इसलिए सिस्टम का नाम है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉरी कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास बनता है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y हो जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि एक्सिस और ऑर्डिनेट होते हैं। अब मैं नीचे आता हूं यहाँ पे, जहां पे मैंने क्या किया है, w को u प्लस आयटा v की फॉर्मेट में रख लिया है। यहाँ पे जब आप x प्लस आयटा y रखते हैं तो x और y हमारे पास क्या होते हैं, ये आपको पहले से जानकारी है, रियल नंबर होते हैं। अब w में हमारे पास क्या है कि u हमारे पास क्या है, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और v भी हमारे पास क्या है, v भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ पे w किसका फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, u प्लस आयटा v। अब हम क्या चाहते हैं कि w को और z को, जो हमने पहले रखा था कि ये जो हमने कंडीशन बनाई थी w इक्वल टू एफ ऑफ z, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करूं। जैसा ग्राफ हमने 2D में बनाया था, 3D में बनाया था। 3D में आप ग्राफ किस तरीके से बनाते थे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे हमारे पास, x, y और z। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो हमारा इनपुट z है, और z किस किस से कनेक्ट है, x और y से कनेक्ट है, और जो हमारा आउटपुट है w वो किससे कनेक्ट है, वो u और v से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास कितनों के, 2 हो गए, जो आपको x और y मैंने लिखा है, और u और v 2 ये हो गए हमारे पास, जो x y के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 चीजों को दिखाना पड़ेगा। अब एक फिगर में हम 4 चीजों को नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक्स वाई के लिए जो ग्राफ बनेगा, पॉइंट वाला जो मैंने आपको बना के दिखाया था ऊपर अभी, वो अलग बनेगा। और 2 डायमेंशन, क्योंकि ये 4 डायमेंशन की स्टडी हो गई। अभी आपने ऊपर देखा था 2D की स्टडी करी थी हमने, फिर 3D डायमेंशन की स्टडी करी, अब यहाँ पे 4 डायमेंशन हो गई। तो 4 डायमेंशन की स्टडी करने के लिए हम 4 डायमेंशन एक ही फिगर में, एक ही प्लेन पे एक साथ नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन जो मैंने आपको बना के दिखाया वो अलग बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन, ये हमारे पास क्या है, जो पहले वाला है ये हमारा जेड प्लेन है जिसमें हम जेड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है जिसमें हमारे पास इमेजेस आएंगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट आप रखेंगे जेड, और डब्ल्यू से जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है वो डिपेंड करेगा कि W आपने क्या लिया है, W इक्वल टू जेड लिया है या W इक्वल टू जेड स्क्वायर लिया है या W इक्वल टू 2z लिया है। तो यहाँ पे जो इमेजेस आप देखेंगे इधर, उसकी इमेजेस आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगी, इधर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आपकी इमेजेस आएंगी, यानी कि 2D का एक ग्राफ यहाँ बनेगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, एक ग्राफ यहाँ बनेगा और W प्लेन हमारा यहाँ बनेगा। तो ये जो पिक्चर है आपको ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जेड प्लेन आपका अलग रोल प्ले कर रहा है और डब्ल्यू आपका रोल अलग प्ले कर रहा है। अब देखिए जिस तरीके से 2D प्लेन के अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलस में स्टडी कर रखा है कि कोई ग्राफ हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम इसमें स्टडी करते हैं कंटिन्यूटी की
और डिफरेंशियबिलिटी की। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट टेंजेंट ग्राफ के ऊपर आपको दिखाई देती है। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की, जिसमें कि आपको क्या शो करना है कि यहाँ पे आपका जेड प्लेन है और यहाँ पे आपका डब्ल्यू प्लेन है, तब आप यहाँ पे पॉइंट्स रखना शुरू करते हैं और इधर हमें पॉइंट्स ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं। वो रैंडम यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें ग्राफ कौन सा दिया गया है, हमें कर्व कौन सा दिया गया है, डब्ल्यू बराबर एफ जेड हमें कौन सा दिया गया है। तो जिस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट आपका 2D प्लेन के अंदर था, वहां पे आप क्या करते थे कि एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए और अपॉन एक्स माइनस ए, और इसको बोलते थे एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। और लिमिटिंग कंडीशन के लिए आपके पास क्या थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो जिस तरह के कंसेप्ट आपने वहां पे डेवलप किए थे, बस यहाँ पे आप एक्स यहाँ पे लेते थे और वाई हमारा यहाँ प्रेजेंट हो जाता था। अब इधर आते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, अब आप पॉइंट यहां से उठाओगे, देखिए अब आप पॉइंट यहां से लेंगे और उसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो यहां चेक होंगी, वो यहां चेक होंगी इस पॉइंट के अबाउट। अब 2D में क्या होता है, बेसिकली जब आप 2D में स्टडी करते हैं तो जब एक्स पे स्टडी करते हैं तो इसके बराबर में आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जेड प्लेन के अंदर यहाँ पे जब आप कोई पॉइंट लेंगे तो इसके नेबरहुड से जाने के तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेथड होंगे कि आप एक पॉइंट पे इनफाइनाइट मेथड से जा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है और डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट है वो भी इसी तरीके से प्ले होता है जिस तरह हमने 2D में दिखाया है। बस यहाँ पे क्या है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाथ इंडिपेंडेंट। वहां पे दो डायरेक्शन में स्टडी होती है, केवल एक्स जो हमारे पास होता है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में, इसलिए आप क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो इसके नेबरहुड में, इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स है वहां से पहुंचने के लिए बहुत सारे कर्व हमारे पास होते हैं। तो ये चीज समझनी आवश्यक है इसके अंदर, कंटिन्यूटी के लिए भी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात तो उसी तरीके से रोल प्ले हो रही है जिस तरीके से 2D में प्ले हुई थी, केवल यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट की स्टडी करते हैं, एनालिटिक फंक्शन की। तो देखिए क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कि एक कोई भी फंक्शन W इक्वल टू एफ जेड एक्स जेड इक्वल टू ए पे एनालिटिक कब कहलाएगा, ये एनालिटिक तब होगा जब ये इसी पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल ना हो के, मतलब खाली केवल इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका जो नेबरहुड बनेगा वहां भी इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया कि जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन मेरे पास थी, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे, वो केवल एक पॉइंट पे ना होके हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। हमने थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में देखा है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी तो उसी तरीके से आएगी, एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, वो तो इसी तरीके से रोल प्ले करेगा। लेकिन क्या कह रहा है मैथमेटिशियन ने, क्या कंसेप्ट बनाया कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, इसका मतलब है कि ये इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना होके, मतलब इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल इसको होना पड़ेगा। और किसी पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिन पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कुछ किताबों में कई जगह ये लिखा है कि एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा जाता है कि वो केवल उसी पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल ना होकर उसके आसपास की जो पॉइंट्स हैं नेबरहुड के, उन पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा एनालिटिक फंक्शन। अब कंडीशन पढ़ते हैं, यहाँ पे आप इक्वेशन पढ़ेंगे, CR इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन। अब आपके पास W इक्वल टू एफ जेड है और एफ जेड में आपने क्या बनाया, U प्लस आयटा V बनाया, ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूं। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल U अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल U अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल V अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल V अपॉन डेल वाई निकालेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि U अकेला क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है। जब एक u हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है तो हम जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा।
इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में। फिर v भी हमारा xy का फंक्शन है, तो डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई। अब इसको लिखने का एक शॉर्ट मेथड भी है, यहाँ पे u के नीचे यहाँ पे x लिखते हैं, तो इसका मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x विद रिस्पेक्ट टू द y। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बार बार यूज होंगी, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, vx और vy। तो मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर फंक्शन इफ f इज एनालिटिक एट z इक्वल टू a, तब एक नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। तो देखिए हमने आपको ये कहा था कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए यहाँ पे जब आप z से a की तरफ जाएंगे तो दो मेन रास्ते मेरे पास है। ये पॉइंट हमारे पास z बराबर a है, तो एक एक्स एक्सिस के थ्रू और एक वाई एक्सिस के थ्रू, मतलब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। दो रास्ते तो हमारे पास बिल्कुल जो सीधे सीधे हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जो हैं एक पॉइंट पे पहुंचने के, उनमें सबसे सरल रास्ता कौन सा है कि हम इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल पहुंचे और वाई एक्सिस के पैरेलल पहुंचे। तो इन दो रास्तों से जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन निकालते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ux बराबर vy और uy इक्वल टू माइनस के vx। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में क्या कहते हैं, CR इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है। देखिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन u और v हमारे पास इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को जो मैंने हाईलाइट की है, इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं तो क्या फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। तो देखिए अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने रैंडमली चेक कर लिया है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक ही होगा। यानी कि ये कंडीशन हमारी नेसेसरी है, ये कंडीशन हमारी सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ऊपर जो मैंने लिखे ux, uy, vx और vy, इनकी जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव के कंटिन्यूअस होने का जो कंसेप्ट है वो आपको पहले, जब मैंने आपको 11th 12th की कैलकुलस की स्टडी कराई थी तो वहां बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जितनी भी हाईएस्ट स्टडी हैं उसमें डेरिवेटिव के, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव जो आप f' निकालते हैं उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे जो आपके 4 पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपके कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, और नंबर 2 आपकी CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि रिवर्स करने के लिए जो हमने कंडीशन बताई थी, अगर आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है और ये जो 4 पार्शियल ऑर्डर के 4 हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखे हैं, ये आपके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का कंटिन्यूअस होना उस पॉइंट पे जरूर नहीं होता जिस पे वो डिफरेंशिएबल होता है। तो ये थोड़ा सा मेन कंसेप्ट है जिसको आप सीख लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ प्ले कर देते हैं कि टेरा मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाती है उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या शॉर्टकट टेक्निक के साथ लेक्चर कोर्स कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि बुकिश टेक्निक आपको नहीं सिखाई जाती। आपके JIC लेक्चर का एग्जाम, LT ग्रेड का एग्जाम, यूपी का TET PET, SSB, राजस्थान का TET PET, ये सभी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लेक्चर को ध्यान से सुन लेते हैं, जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि वो पॉइंट आपने अब तक नहीं सीखे हैं लर्निंग में, तो उनको आप नोट कर लीजिए एक अपनी बुक पे। उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसका। तो ये जो आपको प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस से हर टॉपिक आपका तैयार हो जाता है और टेस्ट में आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे आपकी कमी है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की हम स्टडी करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। जो आपकी CR इक्वेशन है, कोची रीमान इक्वेशन, उसकी आपके पास 2 फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी, जिसमें कि आपका ux बराबर vy था और uy बराबर माइनस के vx था। एक तो आपको ये याद होनी चाहिए CR इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। सेकंड हमारे पास क्या होता है, पोलर फॉर्म होती है जिसमें हम r और थीटा का यूज करते हैं।
तो देखिए जिस सिस्टम से हमने इसको लर्न किया है, इसको सीखने की कोशिश करी है, उसी तरीके से हम इसको याद करते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो u का डेरिवेटिव होगा, जैसे आपने u का डेरिवेटिव निकाला है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, ठीक इसी तरीके से u का जो डेरिवेटिव है वो r के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में, दो तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे डेल u अपॉन डेल r ये हो गया, और आपके पास यहाँ ध्यान दीजिए इसमें ux बराबर vy आता है, तो ux बराबर यहाँ पे आएगा डेल v अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ पे वहां से एक अलग कंसेप्ट है कि जब आपने यहाँ पे डेल u अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा रखा, तो यहाँ एक नई चीज आपके सामने आई है जो कि है 1 अपॉन r। और देखिए माइनस का चिन्ह दोनों में सेम है। अब यहाँ पे लिखिए डेल u अपॉन डेल थीटा, अब यहाँ पे दूसरा आ गया डेल v अपॉन डेल r। इस तरीके से जैसा चेंज आपने यहाँ देखा था ऊपर, लर्निंग मेथड में सिखा रहा हूँ आपको कि x और y से कनेक्ट किया था uv को, और यहाँ पे y और x से कनेक्ट किया, तो एक माइनस की जनरेशन यहाँ पे हुई, तो माइनस आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा माइनस का साइन है। अब बात किसकी आती है, यहाँ पे तो है आपका 1 अपॉन r। इस चीज को ध्यान से देख लें कि यहाँ पे आपका 1 अपॉन r है, और इस r को आप इधर याद करें कि ये r यहाँ पे है, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ध्यान रहेगा कि पहले वाले में 1 अपॉन r है और दूसरे वाले में r है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ केवल प्लस माइनस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो पोलर फॉर्म में आपने इक्वेशन लर्न कर ली है, कोची-रीमान इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन जो आपको फंक्शन दिया गया है, उसमें पूछा है कि जो फंक्शन हमारा एनालिटिक है उसको हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हार्मोनिक बोलेंगे या फिर कंटीन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है, होलोमोर्फिक फंक्शन। तो जो एनालिटिसिटी है उसको हम होलोमोर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो होलोमोर्फिक फंक्शन भी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक। तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो याद कर लीजिए। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तब कहलाता है जो हमारे पास u है, हमारे पास जैसे हमारे पास u है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और ये जो सम हमारे पास आता है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान रखने की, u भी हमारे पास जो अगर कोई फंक्शन, मैं आपको लिख के बता देता हूं कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, ये चीज आपको लर्न करनी है, तो जो हमारे पास एफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आयटा वी होते हैं, जो कि आपके सेटिस्फाई करते हैं सीआर इक्वेशन को, तो इनकी सहायता से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इनका सम हमारे पास 0 होता है। और सेम कंडीशन होती है अगर हम इसको v पे अप्लाई करते हैं, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो जो उसमें u और v जो हमारे पास फाइंड आउट होते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं हाईलाइट करके कि w हमारे पास एफ जेड फंक्शन है, u और v है, तो u और v दोनों हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और u को v का हार्मोनिक कंजुगेट भी कहा जाता है। u इज सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट। क्यों कहा हार्मोनिक कंजुगेट, क्योंकि दोनों एक साथ u और v दोनों किससे कनेक्टेड हैं, वो w बराबर u प्लस आयटा v के रूप में कनेक्ट हैं। तो u इज सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v। ऐसा हम तभी कहेंगे कि जब हमारे पास f जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक होगा, तभी हम कहेंगे। अगर आपने कोई भी रैंडम u और v दो फंक्शन ले लिए और आपने कहा कि ये दोनों हार्मोनिक हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि u प्लस आयटा v मिलके आपका एनालिटिक फंक्शन बनाएगा, यानी कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इधर से अप्लाई हो रहा है, इधर से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यही बात आपसे क्वेश्चन में आगे मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें पूछी जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात के ऊपर है, इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि अगर uv, देखिए uv आर कोल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, कि इनको हार्मोनिक कंजुगेट कब कहा जाएगा, तो ऑप्शन देखिए कि इसमें केवल सिर्फ ये कहा गया, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, कि हमारे पास uv हार्मोनिक फंक्शन होगा केवल,
दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हार्मोनिक कंजुगेट होने के लिए आपका फंक्शन का, दोनों फंक्शन का हार्मोनिक होना भी जरूरी है और उसका एनालिटिक होना भी जरूरी है। तो पहले ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, u और v हमारे पास क्या है, हार्मोनिक फंक्शन दिए हैं, और u प्लस आयटा v जो कंबाइंड फॉर्मेट में है उसको क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मे नॉट भी दिया है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तीसरे में केवल ये कहा गया कि u और v हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो देखिए मैंने भी कहा था कि ये कंसेप्ट ट्रू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये हमने कहा कि एनालिटिक फंक्शन होंगे, तो खाली हम u प्लस आयटा, सॉरी इसमें ये कहा गया कि u प्लस आयटा v एनालिटिक है। तो कंडीशन तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है कि u प्लस आयटा v हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन हमने कहा कि u और v हार्मोनिक होंगे। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिया गया है, इसलिए इस आंसर को करेक्ट माना गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि f हमारे पास क्या है, एनालिटिक है, और इक्वल टू जो फॉर्मेट हमने आपको लिख के दिखाई थी वही फॉर्मेट है। तब एफ डैश जेड की ये बात करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला ये भी होता है कि एफ डैश जेड बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे यूएक्स प्लस आयटा वी एक्स। अब यूएक्स को हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। तो देखिए, और वी एक्स को हमने सी आर इक्वेशन से आयटा यू वाई रख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है डेल यू बाई डेल एक्स माइनस के आयटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि इसमें हाईलाइट इसको किया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर f हमारे पास, इफ f एंड g हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, तब कौन सी कंडीशन क्लियर होगी, कौन सी कंडीशन इसमें से सही होगी। इसका मतलब f अपॉन g की बात कर रहा है। तो देखिए जब f और g एनालिटिक फंक्शन होते हैं तो उनका सम और डिफरेंस और जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है। लेकिन जब हम अपॉन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो f अपॉन g एनालिटिक होगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने रेशनल फंक्शन के अंदर देखी थी कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ m, ये m की वैल्यू पूछिए फॉर विच, ये जो हमारे पास कंडीशन दी है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन बताई थी, इसको आप क्या करें, u मान लें, और जो हार्मोनिक फंक्शन होता है उसके लिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको आप सोल्व कर लें तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी जो कि 1 आएगी। आप इसको अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयटा वी कोरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन। अब देखिए फंक्शन हमारा एनालिटिक है और हमें u दिया गया है। अब u के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, तब u प्लस आयटा v बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास मिली थॉमस मेथड होता है, उससे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन पे ध्यान दिया जा रहा था कि यहाँ पे जेड क्यूब आया है और यहाँ पे भी क्यूब आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जेड क्यूब करेंगे, एक्स प्लस आयटा वाई का होल क्यूब आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे स्क्वायर में भी कभी नहीं आएगा, यहाँ जेड में कभी नहीं आएगा, जेड की पावर 4 में कभी नहीं आएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट आएगा वो एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस आयटा इंटू ये समथिंग आएगा। तो हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने शॉर्टकट टेक्निक से बाय ऑप्शन ही पता कर लिया कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। अगर कोई हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब आपका डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, नहीं है। ये चीज आपने पहले भी देखी थी, जब आपने 2D की कैलकुलस की स्टडी करी थी तो आपने क्या देखा था कि वहां y बराबर मोड ऑफ x आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस तो है, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कंडीशन जो आपने वहां याद करी थी वो कंडीशन आप यहाँ भी याद कर लें कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होता। हालांकि यहाँ पे जो प्रूफ हमारे हैं वो अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं। जैसा ग्राफ हमने आपको 2D में यहाँ बना के दिखाया है, ऐसा ग्राफ में सीधे सीधे यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में एक मैपिंग चल रही है, एक फंक्शन चल रहा है। अब यहाँ जो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपने रीजन लिया है, उसकी जो इमेजेस बनेंगी यहाँ डब्ल्यू प्लेन में, हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से बनेंगी। यहाँ आपने कोई कर्व लिया तो ये जरूर नहीं है कि यहाँ पे भी कोई कर्व सीधा सीधा इसी तरीके से बनाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वे डिस्क्रीट पॉइंट भी हो सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे कंसेप्ट वही लगेगा जो आपका 2D में आपने सीखा था, सॉरी इसमें कैलकुलस में 2D ज्योमेट्री के अंदर।
और यहाँ पे दिया है तीसरा ऑप्शन कि एफ हमारा एनालिटिक होगा। तो देखिए डिफरेंशिएबल ही होना जरूरी नहीं होता, तो एनालिटिक होना तो जरूरी नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक एक वास्ट कंसेप्ट है, जिसमें कंसेप्ट में क्या कहता है कि जेड जीरो पे एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, लेकिन उसके आसपास की जो नेबरहुड है उस पे भी उसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है। तो एनालिटिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी से स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, क्योंकि हम एक नए कंसेप्ट में, एक नई जो कंसेप्ट है हमारे पास जेड प्लेन वाला, डब्ल्यू प्लेन वाला, उसमें मूव कर गए हैं इस वजह से। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को लेके है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा, ये तो ट्रू है। अब उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, ये भी ट्रू है। अब उस पॉइंट पे डिफाइन होगा, ये भी ट्रू है। तो गलत कौन सा बचा? वो कह रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो एनालिटिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उस पॉइंट के नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एनालिटिक होने के लिए 3 कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह कंसेप्ट पूछा गया है कि एफ जेड इज कंटिन्यूअस, इस फंक्शन हमारा जो है एफ जेड वो कंटिन्यूअस है जेड बराबर जेड जीरो पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड, कौन सा होल्ड नहीं करेगा। तो देखिए कंटिन्यूअस होने से ये जरूरी नहीं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक हो, तो ये होल्ड नहीं करेगा हमेशा, लेकिन फंक्शन हमारा डिफाइंड भी रहेगा, ये करेक्ट है अपने आप में, उस पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी क्लियर है। तो एनालिटिक होना जरूरी नहीं होता, केवल उसके कंटिन्यूअस होने से एनालिटिक होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर u हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है देन v इज सेट टू बी, ये u हमारा हार्मोनिक फंक्शन है और v को हम हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि हार्मोनिक जब कंजुगेट वर्ड आप यूज करेंगे तब फंक्शन का एनालिटिक होना भी जरूरी है, u प्लस आइटा v का उसका CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है, और v का हार्मोनिक होना भी जरूरी है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर f हमारा एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, डोमेन का मतलब क्या है कि जब आप जेड प्लेन से यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन में जाएंगे, ये जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है, तो यहाँ पे कोई आपने रीजन बनाया, इसको हमने डोमेन डी बोल दिया है। जब आप 2D में स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास किसकी रोल प्ले करती है, ये हमारा डोमेन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी आपको जेड प्लेन में जो रीजन दिया है, ये जो मैंने आपको डार्क करके दिखाया है, ये हमारा डोमेन है। तो इसलिए इसको क्या लिखता है, यहाँ पे डोमेन लिख दो, तो यहाँ पे रीजन भी लिख सकता है, डोमेन भी लिख सकता है। तो एफ हमारे पास क्या है, एनालिटिक है किसमें, डोमेन डी में। तब आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए अगर फंक्शन हमारा एक बार एनालिटिक हो गया डोमेन डी के अंदर, तब उसका जो nth डेरिवेटिव है, जितने भी उसके डेरिवेटिव बनेंगे वे सब एग्जिस्ट करेंगे टी के अंदर, जो जीरो होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट हमारे पास वे हैं जहां पे एनालिटिक होना फेल हो जाता है, जहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता, तो वही इसकी डेफिनेशन है कि जेड बराबर जेड जीरो पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा, तो बाकी कंडीशन हमारी फेल हो जाएंगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंक्शन एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ये कहाँ कहाँ एनालिटिक होगा, कहाँ कहाँ एनालिटिक नहीं होगा। तो एक डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, मैंने लिख दी है कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कंडीशन होती है कि वो जेड बार से जो उसका डब्ल्यू का डेरिवेटिव है जेड बार के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो हमारा जीरो होना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, एवरी एनालिटिक फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन याद है कि जो हमारा एफ जेड इसने दिया है वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो वो बराबर हो जाएगा जेड जेड बार के। तो जब यहाँ ये डब्ल्यू हमारे पास दिया है, अगर इस डब्ल्यू का जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे जेड आएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है फंक्शन में कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है। पहली बात तो इसने क्या कहा कि एवरीवेयर एनालिटिक है। तो देखिए अगर जेड हमारा जीरो हो जाएगा, अगर जेड को हम जीरो ले लें तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो केवल जेड बराबर जीरो पे ये एनालिटिक होगा, क्योंकि जेड बराबर जीरो रखने से जो पार्शियल डेरिवेटिव है डब्ल्यू का जेड बार के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा। इसने कहा नोवेयर एनालिटिक, तो ये गलत हो जाएगा। एवरीवेयर एनालिटिक, ये गलत हो जाएगा। वो केवल जेड बराबर जीरो पे वो कह रहा है कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि एफ जेड बराबर आपको क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स वाई दिया गया है। तो ये आपका डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन से चेक करना पड़ेगा, पेपर में टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। आप करना चाहें तो उसको सीआर इक्वेशन देख लें, इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर डिफरेंशियबिलिटी भी इसकी चेक करनी पड़ेगी ओरिजिन पे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है। तो ये आपको पता है कि यू भी हार्मोनिक फंक्शन होता है, वी भी हार्मोनिक फंक्शन होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमने आपको स्टार्टिंग में एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया था उसके बारे में दो तीन जो अच्छी जानकारी है, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है, वो देख लें। सबसे पहले तो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। जब भी हम स्टडी करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, फंक्शन की स्टडी कराई थी कि दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक सिंगल वैल्यूड, एक मैनी वैल्यूड। तो हमारी जो सारी स्टडी चलती है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे चलती है, और जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ब्रांच कट लगाया जाता है वो भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाने के लिए बनाया जाता है, जैसे log ऑफ जेड में। तो एनालिटिक फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, और डिफरेंशियबल फंक्शन भी होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एफ और जी हमारे पास क्या है, एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन कौन से होते हैं, जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होते हैं। कोई भी पॉइंट उसका ऐसा नहीं होता जहां वो एनालिटिक नहीं होते। और जी जेड, इसने क्या कहा है कि वो जीरो नहीं है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो कह रहा है कि मोड ऑफ एफ जेड लेस देन होगा मोड ऑफ जी जेड से। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा है कि एफ हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, या इसका मल्टीप्लायर होना चाहिए, या एफ जीरो बराबर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन को फिलहाल लर्न कर लें, क्योंकि हम इसको सीधे सीधे यहाँ शॉर्ट वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एफ अगर हमारे पास एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, तो उसका अनदर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा डी के अंदर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रांच ऑफ द लोगारिथम। अभी मैंने आपको ब्रांच कट की बात बताई थी, डिटेल में तो अलग से बताएंगे, फिलहाल क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कैलकुलस के अंदर आपने स्टडी करी थी कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इसी तरीके से यहाँ पे log z का डेरिवेटिव 1 अपॉन z होता है। सीधे सीधे लर्निंग करना है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, u प्लस आइटा v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्या दिया गया है, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन दिया गया है, जिसमें u हमारे पास v दिया गया है, v बराबर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ जो फंक्शन दिया है dy। तो ये इसने पूछा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक है तो v के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसको आप देख सकते हैं, जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके v का जो डेरिवेटिव है वो हम x और y के रिस्पेक्ट में निकाल के देखेंगे, तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में बन जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस का लेंथी है, तो फिलहाल इसको आप लर्न करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का है, अगर u प्लस आइटा v हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है तो dv हमारे पास क्या होगा। तो ये भी हमारा उसी तरीके से आएगा जो मैंने आपको बताया था, अभी सीआर इक्वेशन की सहायता से इसको डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारे पास क्या दिया गया है, w दिया गया है u प्लस आइटा v की फॉर्मेट में, और एक एनालिटिक फंक्शन है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो dw अपॉन dz, अभी मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया था, उसी को जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, आइटा डेल w अपॉन डेल y। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि जो dw अपॉन dz हमारे पास होता है, जिसको हम f डैश जेड बोलते हैं, वो आपके पास डेल w अपॉन डेल x की फॉर्मेट में आता है। और यहाँ पे सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे तो माइनस का आइटा डेल w अपॉन डेल y का। तो ये फॉर्मूला भी आपने लर्न कर लिया था, इसको भी आप लर्न कर लें। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द ऊपर वाले क्वेश्चन पे, फंक्शन इन द पोलर फॉर्म। तो देखिए, पोलर फॉर्म की ऊपर कंडीशन मैंने आपको लर्न कराई थी, उन्हीं का यूज करके जो आपके पास आंसर आएगा, पी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे ई की पावर आई थीटा का यूज होगा, इसका ध्यान रखें, और डेल w अपॉन डेल आर। मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जाम में कम पूछा जाता है, ये हमारे पास ये कंसेप्ट हमारा एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, एनालिटिक फंक्शन के लिए थोड़ी सी कंडीशन और लर्न करते हैं। अगर u प्लस एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, तो पहली बात मैंने आपको समझाई थी कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद
अगर हम u बराबर c1, सेकंड ऑप्शन जो है इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न करेंगे, u बराबर c1 और v बराबर c2 जो हमारे पास फंक्शन आएंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। u और v का हार्मोनिक कंजुगेट होना ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन, जो डिफाइन क्या है, एनालिटिक है। तो यहाँ पे आप CR इक्वेशन लगाइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर 1 मिनट से पहले करना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिए हैं u और v, ये भी थोड़े से कैसे दिए हैं, थोड़े से बड़े फंक्शन है। तो अगर 3 मिनट होती है एग्जाम में सोल्व करने के लिए, 2 मिनट होती है, तब तो हम इसको कर सकते हैं। 1 मिनट वाले में इसको हमें छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को। बाकी आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करें। ये हमारा पी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है और u हमारे पास ये दिया है, तो उसका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन v निकालना है। तो u के साथ v तो आता ही है हमारे पास, तो इसमें मिल्ली थॉमस मेथड लगाएंगे, तब हमारे पास ये कंडीशन डेवलप होकर आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप अगर शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कौन सा हमारा इक्वेशन, जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आइडिया तो जनरेट हो ही जाएगा कि जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है। अगर एनालिटिक फंक्शन है और उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो आप याद रखें कि इसमें यहाँ 2 बार 2 का यूज हुआ है, एक बार यहाँ पे ट्वाइस इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, ये आपका कंसेप्ट है। एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, अगर हमारे पास मॉडुलस कांस्टेंट आता है तो वो भी फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा। एक जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें इस तरह के रिजल्ट लिखे हुए हैं। एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, ये आपको याद होना चाहिए। एन कांस्टेंट फंक्शन, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, एन एनालिटिक फंक्शन, ध्यान रखिए इसका, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट आर्गुमेंट इज कांस्टेंट। ये सब चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैंने आपको बताया था, एफ जेड बराबर यू प्लस आइट वी एनालिटिक फंक्शन है, उसका हमें v दे दिया है तो u फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन हमारा CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, CR इक्वेशन को जो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उससे भी आप जज कर सकते हैं, और कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके डिस्कार्ड हो ही जाएंगे। एग्जैक्ट आंसर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि मिल्ली थॉमस मेथड को अगर हम लगाएंगे, उस मेथड से यूज करेंगे या एक दूसरा मेथड होता है, तो मेथड हमारे लेंथी हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको सोल्व नहीं कर पाते और हम CR इक्वेशन से ही इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एंटायर फंक्शन। तो एंटायर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होता है। जब एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलोमॉर्फिक फंक्शन मैं आपको बताया था कि ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन का दूसरा नाम है होलोमॉर्फिक। अब एक ओपन नेबरहुड है, Z0 का नेबरहुड है, यहाँ पे Z प्लेन में Z0 है, इस प्लेन का एक नेबरहुड है, इस प्लेन में Z0 का एक नेबरहुड है। तो वो क्या कह रहा है कि हमें समीशन Fn, जो हमारे पास nth डेरिवेटिव है Z0 निकालना है, इसका समीशन करना है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, थ्योरम का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, जैसा आपको दिया गया कि कांस्टेंट है, पोलिनोमियल है, तो f कैन बी एक्सटेंडेड टू द एंटायर फंक्शन, कि इस समीशन फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एंटायर फंक्शन की फॉर्मेट में उसी तरीके से आप एक्सटेंड करके एंटायर फंक्शन बना सकते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो पल्स करता है, रखता है कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। क्योंकि जब आप हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हार्मोनिक फंक्शन को, तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव वहां पे कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी की बात करता है, इज कॉल्ड है हार्मोनिक फंक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है। ये स्टैंडर्ड है, इसको आप लर्न कर लें। अब देखिए, एनालिटिक फंक्शन से आगे थोड़ी सी स्टडी करते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, सिंगुलरिटी हमारे व्यू पॉइंट होते हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे सिंगुलरिटीज की बात करेंगे, देखिए ध्यान से, सिंगुलरिटीज एट द इंफिनिटी। तो यहाँ पे W इक्वल टू जो हमें फंक्शन दिया गया है उसको हम इस तरीके से Z को हम 1/W सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो एक नया फंक्शन बन जाता है FW, और W बराबर 0 पे उसकी सिंगुलरिटी देख लेते हैं। तो ये सिंगुलरिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी सिंगुलरिटी कहलाएगी एट द इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि e की पावर z हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इंफिनिटी,
क्योंकि जब आप जेड को इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे इसमें इस फंक्शन के अंदर, तो ये e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन दिया है, यही चीज आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि e की पावर जेड हैज नॉट एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह का एक नया फंक्शन इसने दिया जिसको क्या लिखा, e की पावर 1/z। अब ये इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा किसके ऊपर, जेड बराबर 0 पे। तो यहाँ जेड बराबर इन्फिनिटी है, ध्यान दें, क्योंकि ये e की पावर जेड है और ये e की पावर, देखिए e की पावर जेड और e की पावर 1/z। तो यहाँ पे इन्फिनिटी कब बन रहा है, जब हम जेड को 0 रखते हैं, और यहाँ पे इन्फिनिटी कब बनता है, जब जेड इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं। तो ये हमारी इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसको हम एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं कि e की पावर जेड का एक्सपेंशन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे e की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो क्या है, एंटायर फंक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन। जो फंक्शन हमारा फाइनाइट प्लेन में एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक होता है एवरीवेयर, केवल इन्फिनिटी के अलावा, उसको हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं या फिर इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो e की पावर जेड साइन जेड, क्योंकि इन्फिनिटी हमने छोड़ दिया है, ध्यान रखें। ऊपर अभी हमने बताया था आपको कि जेड बराबर इन्फिनिटी पे, जहां मैंने हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को लीव आउट कर दिया है। साइन जेड कोस जेड ये हमारे पास क्या है, एंटायर फंक्शन है। ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटायर फंक्शन। अब ये नोट इसका इंपॉर्टेंट है, एन एंटायर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए टेलर सीरीज, कि एंटायर फंक्शन को हम टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, विच हैज एन इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि जहां तक भी हम उसको एक्सपेंड करेंगे, जो हमारा पास जेड प्लेन होता है, उस जेड प्लेन के अंदर कहीं तक भी हम जाएंगे यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है, यानी कि हम उस एरिया को निकालना चाहते हैं जहां पे हमारे पास जिस पॉइंट को रखने से जो हमारे पास सीरीज बनेगी, टेलर सीरीज बनेगी, वो कन्वर्जेंस रहेगी। देखिए कोई भी सीरीज हमारे पास होती है, जब हम सीक्वेंशियल सीरीज में स्टडी करते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, तो हम देखते हैं कि वहां पे एक्स की किस इंटरवल के अंदर एक्स की किस वैल्यू को हम फ्लक्चुएट करें जिससे कि वो हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट रहे। अगर वो डाइवर्जेंट होती है, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, उसका जो सम आ रहा है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है या टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हमें बेनिफिट कहाँ है, जहां पे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है, तो वहां पे भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट होता है, आरओसी का, यहाँ पे भी है। कन्वर्सली भी कहा गया है, इसको ध्यान रखिए, अगर एक पावर सीरीज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रखती है तो वो एंटायर फंक्शन हो जाएगा। इस चीज को वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए लिवल थ्योरम, लिवल थ्योरम में क्या है, अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है, बाउंडेड है, यानी कि बाउंडेड के लिए दिया मोड ऑफ जेड लेस देन एम होगा फॉर सम कांस्टेंट एम इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर ऐसा हो रहा है, एनालिटिक है, बाउंडेड है और वो किसी एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है इस तरीके से, तो उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये चीज आपसे पूछ लेगा, डायरेक्टली पूछ सकता है कि लिवल थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट देके ये पूछ लेगा कि कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसके बाद देखिए कुछ कंसेप्ट पढ़ाते हैं आपको पोल का। देखिए पोल कौन से पॉइंट होते हैं, पोल हमारे पास ये पॉइंट होते हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, जहां पे वो इन्फिनिटी को जनरेट करता है, तो उन पोल पे हम क्या निकालते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जेड बराबर ए पे सिंपल पोल निकालना है। सिंपल पोल का मतलब होता है कि जब वो अपोन में आपके पास आएगा और अपोन में उसकी पावर 1 हो जाएगी, जैसे 1 जेड माइनस 1 की पावर 2 और जेड माइनस 2 हमें दिया गया है, ये हमारे पास डब्ल्यू दिया गया है। तो जो जेड बराबर 1 है वो 2 ऑर्डर का पोल है, जेड बराबर 2 है जिसकी पावर 1 है, तो ये सिंपल है, इसको बोलते हैं हम सिंपल पोल। अगर यहाँ पावर हमारे पास m है तो इसको बोलेंगे जेड इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m। तो जहां हम कहते हैं कि जिन पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वहां पे हम उसको बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट। उस क्रिटिकल पॉइंट को हमने यहाँ पोल का नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, पोल ऑफ ऑर्डर m। तो आपको सिंपल पोल में और m ऑर्डर के पोल में डिफरेंस पता लग गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रेसिड्यू, एक नया कंसेप्ट आएगा रेसिड्यू निकालने का। तो देखिए रेसिड्यू निकालने का जो कंसेप्ट आपके पास है वो ये है, जो फॉर्मूला है इसका, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। तो बेसिकली हमने क्या करा, देखिए रेसिड्यू को सीधे सीधे समझिए क्या करना है।
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस पॉइंट पे वो सिंपल पोल बन रहा था वो उसके डिनोमिनेटर में से आप हटा दीजिए। जैसे मैं आपको कहूं इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है कि z बराबर 2 पे आप क्या निकालिए, इसका रेसिड्यू निकालिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है z बराबर 2 ये हमारा क्या है, सिंपल पोल है। अब मुझे पोल पे क्या निकालना है, सिंपल पोल पे z इक्वल टू 2 पे मुझे क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ के ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है z माइनस ए इंटू एफ जेड, इसका मतलब ये है कि z माइनस 2 को यहाँ से आप हटा दें और यहाँ पे 1 अपॉन, ये हमने तब भी किया था, आपको ध्यान हो जब हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया था और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, तो हमने कहा था कि जो नीचे 0 बन रहा है उसको आप वहां से हटा दीजिए और बाकी जो बचा हुआ होता है उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 की पावर m, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सीधे रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होनी होगी, तो इसको हम शॉर्टकट भी कह देते हैं। अब अगर हमारे पास z बराबर a, ये पोल है ऑफ ऑर्डर n का, तो यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको रेसिड्यू निकालना है z बराबर a पे, और z बराबर a हमारे पास क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर n का, तो यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन जो n है उसमें से 1 हटा लीजिए, 1 अपॉन फैक्टर n माइनस 1, और यहाँ पे n माइनस 1 ऑर्डर के डेरिवेटिव रहेंगे किसके, और यहाँ पे जितना भी इसका पार्ट था, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये हमें हटाना है किसमें से, डिनोमिनेटर में। जैसे ये m ऑर्डर का पोल था, अब क्वेश्चन पे देखिए राइट में लिखा है, इसको हटा दीजिए और जो बाकी बचा हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने उस चीज को हटा दिया है जो हमारे साथ क्या कर रहा था, जिसने पोल को जनरेट किया था, जिसने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट की थी फंक्शन के अंदर, उसका पूरा हिस्सा हमने यहाँ से क्या किया, जब मल्टीप्लाई करा तो वो नीचे से हट गया। इस चीज का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है। अब उसका हमने क्या किया, देखिए फॉर्मुलेशन की बात है, पूरा थ्योरम है जिससे फॉर्मूला डेवलप हुआ, तो हमें उसको भी सीखना नहीं है, केवल अप्लाई करना सीखना है, प्रूफ नहीं करना है उसका। तो 1 अपॉन फैक्टर n माइनस 1 और लिमिट z टेंडिंग टू a, जिस पे हमें निकालना है n माइनस 1 डेरिवेटिव निकालना है, किसमें से, उस हिस्से में से जिसमें, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव m माइनस 1 बार निकाल दूंगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 और लिमिट z टेंडिंग टू a क्या है, 1 है मेरे पास, और m माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव d अपॉन डी जेड m माइनस 1 और 1 अपॉन z माइनस 2। मैंने क्या किया, केवल यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल पार्ट था, क्रिटिकल पॉइंट वाला पार्ट था पोल वाला, उसको हमने यहाँ से हटा दिया। इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। क्वेश्चन में भी अभी आपको सिखाऊंगा मैं इसमें। अब देखिए सिंगुलरिटी की बात हमने थोड़ी सी आपको बताई थी। हमारे पास वे पॉइंट जिसपे हमारा एफ जेड सीज टू बी एनालिटिक, जिसपे एनालिटिक होना बंद हो जाता है, जिन पॉइंट्स पे वो एनालिटिक नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब इसमें जो सिंगुलर पॉइंट हमारे पास है उसमें आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या कहलाएगा। अगर हमारे पास z बराबर है, सिंगुलर पॉइंट इस प्रकार का है कि उसके आसपास कोई भी और सिंगुलरिटी नहीं है, यानी कि वो जो आइसोलेटेड मतलब होता है, जैसे आप समाज में बात करते हैं कि ये आइसोलेटेड पॉइंट है या फिर ये आइसोलेटेड रीजन है, जैसे मतलब ये इस क्षेत्र में, ये इस एरिया में बिल्कुल अलग से बैठा है। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, इसके आसपास कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है सिंगुलरिटी का, तो हम उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। यानी कि जहां पे जिस पॉइंट पे हमें सिंगुलर पॉइंट मिला है उसके आसपास कोई भी सिंगुलरिटी का पॉइंट नहीं है, यानी कि उसके आसपास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर पॉइंट मिल जाता है तो उस सीरीज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं लोरेंट सीरीज की सहायता से, z बराबर a के अबाउट। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको सिखाएंगे बाद में। उसके बाद बात आती है पोल की, जो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। थोड़ी शफलिंग हो गई इसकी, इसलिए थोड़ी सी इसमें नीचे आ गई है। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एफ जेड, देखिए लोरेंट सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आपका प्रिंसिपल पार्ट आता है और एक दूसरा पार्ट आता है। अब उसमें जब प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास आएगा तो उसमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसके बाद हमारे पास जो z माइनस 1 अपॉन में z माइनस a की जो कंडीशन आएगी और उसका जो कोफिशिएंट हमारे पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर जितनी हमारे पास z माइनस 1 की जो पावर जनरेट होगी उसको बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर n। जैसे 1 अपॉन z माइनस 2 की पावर 5 आ गया तो 5 ऑर्डर का पोल हो जाएगा वहां पे। तो एफ जेड हैज ए पोल z बराबर a, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी के लिए जा रहा है। तो जब भी पोल होगा तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। सीधी सीधी बात है, जैसे हमने e की पावर z में आपको बताया था
कि जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो जेड बराबर इन्फिनिटी के लिए होगा, और ई की पावर 1/z में जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो जेड बराबर 0 के लिए इन्फिनिटी जनरेट होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है रिमूवल सिंगुलरिटी की। जैसे आपने वहां पे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी कि ऐसा पॉइंट जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस फंक्शन की बात देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, एफ जेड बराबर साइन जेड अपॉन जेड। तो देखिए जेड बराबर 0 रखने से 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। अगर हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएं कि ये लिमिट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये बराबर कितनी आती है, 1 आती है। अगर हम यहाँ पे लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 साइन जेड अपॉन जेड बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और जेड बराबर 0 हमारे पास क्या है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर लिमिटिंग कंडीशन लगा के इसको हम रिमूव कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब बात आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी की। अगर उसके प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, जो लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर उसके प्रिंसिपल पार्ट में कितनी हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है, यानी कि उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये जो टर्म्स है इनफाइनाइट तक बढ़ती चल जाएंगी। जैसे ई की पावर 1/z का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 + 1/z + 1/z इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बन गया, एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाती है। तो वो चीज आपको यहाँ लिखते हुए दिखाई गई है कि जेड बराबर 0 हमारे पास क्या है, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है ई की पावर 1/z में, क्योंकि हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमें क्या करना है, पोल फाइंड आउट करने हैं फंक्शन के, कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालने हैं ईच पोल के। अब देखिए यहाँ पे 0 कब कब बन रहा है, जेड बराबर 0 रखेंगे तो 2 ऑर्डर का पोल है, और जेड बराबर 2 रखेंगे तो सिंपल पोल है, यानी कि 1 ऑर्डर का पोल है। तो गिवन फंक्शन एनालिटिक नहीं है कि इस पे जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 2 पे, ये डबल पोल है, 2 ऑर्डर का पोल है, और ये सिंपल पोल है। तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया था, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है। और मैंने आपको सीधा बताया था कि यहां से आप फंक्शन देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको जब आप यहां से हटा देंगे, इस बचे हुए हिस्से के अंदर आप क्या रखते हैं, जेड बराबर 2 रख दें। यही काम तो हुआ है यहाँ पे, बस ये चीज आपको सीधे याद करनी है। तो 3/4 आ जाएगा, ये हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। और पोल अगर ऑर्डर n का होता है तो फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया गया है, 1/n-1, और n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे किसमें, जो हमारा ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, जब आप इस फंक्शन के अंदर से, ऊपर फंक्शन देखिए, इस फंक्शन के अंदर से ये पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आपको हटाना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ऑर्डर का पोल है तो इस हिस्से को हटा देना है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये मैंने कलर कर दिया है, इस हिस्से को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। देखिए आप नीचे आ जाइए। हमने क्या किया कि जो बचा हुआ हिस्सा था, ये सब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, केवल उस फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का केवल आपको कौन सा पार्ट रखना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट रखना है जिसमें कि वो चीज हटा दी है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब आप इसका डेरिवेटिव करें और लिमिट आप ऑपरेट कर दें। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको क्या करना है, पोल देखना है, और पोल के बाद उसका रेसिड्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए फंक्शन को ध्यान से कि यहाँ पे जेड की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो जेड बराबर 0 हमारे पास पोल है ऑर्डर 4 का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया गया है, इसमें 1/(1-3) 3 बार डेरिवेटिव करेंगे इसका 1/(1 - e की पावर जेड का। तो यहाँ पे आपका एक माइनस का साइन जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे -e की पावर जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर जेड का डेरिवेटिव e की पावर जेड ही होता है, और e की पावर 0 1 आएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 तो -(1/6) हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक थ्योरम है, कोची रेसिड्यू थ्योरम। अगर f हमारे पास क्या है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व C, ये क्लोज्ड कर्व है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये फंक्शन एनालिटिक है, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट ऐसे हैं, उन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ के सी के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे यहाँ पे जिन पे वो एनालिटिक नहीं होगा। तो जो इंटीग्रेशन आएगा, जो कि कोची हमारे पास थ्योरम होती है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला तो अलग चीज है, जो हमारे पास शुरू में कोची थ्योरम हम पढ़ते हैं, तो 2πi वहां तो अलग तरीके से निकाला जाता है, यहाँ रेसिड्यू की सहायता से निकाला जाता है। सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो यहाँ पे सारे रेसिड्यू का क्या कर देते हैं, 2πi, और उसमें मल्टीपल सम कर देते हैं रेसिड्यूज का, जो हम पोल पे निकालते हैं। तो इसी के बेस पे एक इंटीग्रेशन को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इंटीग्रेशन आपको निकालना है, और ये आपको बाउंड्री दी हुई है।
ये आपके पास क्या है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका इलिप्स है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखना है कि अपोन में क्या है। ये जो फंक्शन हमारे पास है इसके नीचे क्या है, 1 और -1 है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सिंपल पोल है, फैक्टराइजेशन करके पता लग जाएगा। और दोनों पॉइंट हमारे पास फिगर में देखिए, ये दोनों आपके इलिप्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि उसका क्लोज्ड कर्व सी के अंदर आ रहे हैं। तो हम z बराबर 1 पे भी रेसिड्यू निकालेंगे, z बराबर -1 पे भी रेसिड्यू निकालेंगे। ये दोनों हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए। अब जो ये इंटीग्रेशन है ये 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज, तो ये हमने ऐड कर लिए। ऐड करेंगे, माइनस का sec 1 आएगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में डाल देगा, यहाँ पे sec 1, sec 2, sec 3, sec 4 इस तरीके से दे देगा। वहां से भी आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि z बराबर 1 जब हम रखेंगे, देखिए इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आपको दिया गया है, थोड़ी सी हमें ऑप्शन से भी सहायता लेनी चाहिए कि जब आप z बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे sec 1 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, -2πi sec 1, sec 2, sec 3, sec 4 इस तरीके से रखेगा। तो वहां पे भी सीधे हम शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन पे काम करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना सारा कंसेप्ट आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीख लिया और ये आपके पेपर में काम भी आएगा। थैंक्स।